प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 9 कमर सीधी ऊपर चढ़ो एडवेंचर कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर कौन थे? एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। पहाड़ पर चढ़ने का कैंप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे। बड़ी उमंगों के साथ कैंप में केंद्रीय विद्यालय से आई करीब 20 टीचर थीं, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थीं। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी सकरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे, कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी आवाज़ सुनाई पड़ी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अब, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप? जी सर, यह कोई नई बात नहीं है। जल्दी तैयार हो जाओ। बच्चों, इस पैराग्राफ में समझेंगे कि पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग कहाँ से दी जाती है। पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से दी जाती है। पहाड़ पर रास्ते कैसे होते हैं? पहाड़ पर रास्ते ऊबड़ खाबड़ और सकरे होते हैं। एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर कौन थे? एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ पर चढ़े हो? कब और कहाँ? तुम एक बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो? कितना चल सकते हो? हम कहीं यात्रा करते हैं तो हम पहाड़ पर भी चढ़ते हैं। एक दिन में 10 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे होते हैं? पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते टेढ़े मेढ़े और ऊबड़ खाबड़ होते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी, ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थीं, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सज़ा है या मज़ा। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़कियों में अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खोनदोनवी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े थे। अब इस पाठ के कुछ प्रश्न के उत्तर पढ़ूंगा। प्रश्न, ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? ग्रुप लीडर की निम्न जिम्मेदारियां होती हैं। ग्रुप के साथ चल रहे लोगों का सामान उठाने में मदद करना,
पहाड़ पर रुकने के लिए जगह खोजना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, किसी के बीमार पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, जो चढ़ ना पाए उसे चढ़ाने में मदद करना। जब नदी पार की, रोज़ की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता। पट्टियाँ बांधते, दर्द की मरहम मलते। हम रोज़ एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम नदी के पास थे। नदी के दूसरे किनारे से दूसरे किनारे तक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिटान खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी, कहीं रस्सा खुल गया तो एक हुक उखड़ गए तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें सिलिंग, एक तरह का हुक कहलाता, डाला। उस सिलिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे नदी पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई थी। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता ना था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई, पर सांस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किट मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। धीरे किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर और घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें अब सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे तक पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की थी। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, वह उसी का परिणाम था। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि पहाड़ी नदियों को कैसे पार किया जाता है। पहाड़ी नदियों को रस्सी और हुक की सहायता से खूंटे गड़ाकर पार किया जाता है। पहाड़ी नदियों बहुत ठंडा पानी रहता है। उनको पार करने के लिए हमें रस्सी और हुक और खूंटों की ज़रूरत पड़ती है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमें निम्न चीज़ों की ज़रूरत होती है: पिट्ठू बैग, खाने के सामान, गुड़, चना, टार्च, तौलिया, साबुन, सीटी, टार्च, पानी की बाटल, डायरी आदि चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहाड़ी नदी पार करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी नदी को पार करने के लिए हम हुक लगी रस्सी, खूंटे आदि का इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है। पहाड़ों पर हमें चढ़ने के लिए ज़्यादा ताकत की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हमें पहाड़ पर ताकत लगाकर ही चढ़ना पड़ता है।
इसलिए पहाड़ों पर हमें ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है। क्या तुमने कभी किसी जोखिम भरे काम के बारे में सुना? हाँ, हमने जोखिम भरे कामों के बारे में सुना है। पहाड़ों पर लोग चढ़ते हैं और वहाँ से उतरते हैं। रॉक क्लाइंबिंग अर्थात चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर हम टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टार्च, तौलिया, साबुन, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना, कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थीं। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट सड़क 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। वे नदी। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला, नीचे लटकता हुआ मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। 90 अंश का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। चट्टान पर चढ़ने के लिए हमें कमर सीधी रखनी पड़ती है और 90 अंश के कोण बनाते हुए हम चढ़ते हैं। मैं एक बार फिर चढ़ी। बड़ी चट्टान को जमीन मानकर उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो? हाँ, हम पेड़ पर चढ़े हैं। पेड़ पर चढ़ते समय तुम्हें डर लगता है? नहीं। क्या तुमने कभी किसी की छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है? हाँ। दीवार पर चढ़ने, चट्टान पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगा? दीवार पर चढ़ने में आसानी होती है और चट्टान पर चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। एक मज़ेदार घटना। शाम हो चली थी। खोंदोनवी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म हो गया था। मेरे देखते ही देखते कटीली तारे पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहाँ से वह 2 बड़े बड़े पहाड़ी फल खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसके बैग को पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खोंदोनवी से कुछ कह रही थी। उसकी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खोंदोनवी बीच बीच में मिजो भाषा में कुछ जवाब देती। हमें समझ ना आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती। समझाया, गलती मानी। इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम साहब? पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीढ़ियाँ बजने लगीं। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाते हुए हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। खोंदोनवी को लगा कि हम कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। मिजो भाषा में ज़ोर ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में हमें ग्रुप मिल गया। तब हमारी जान में जान आई। ग्रुप से जब हम पीछे रह जाएं तो क्या करना चाहिए? ग्रुप से पीछे रहने पर हमें सीटियाँ बजाना चाहिए और टॉर्च की रोशनी करनी चाहिए, जिससे ग्रुप को पता लग जाता है कि हम कहाँ हैं। खोंदोनवी ने ग्रुप के बिछड़ने पर ज़ोर ज़ोर से गीत क्यों गाया? खोंदोनवी ने ग्रुप के बिछड़ने पर ज़ोर ज़ोर से इसलिए गीत गाया कि हमारे ग्रुप को पता चल जाए कि हम कहाँ हैं। एक खास मुलाकात। खाने के बाद हमें
एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बचेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थीं। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बचेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। उसने पहाड़ी गीत गाया, कैंप। हम अब 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 खाली शीट थीं, जिसमें हवा रुकी रहती है, ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ कर दी। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे, जिनसे गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी क्या इसमें भी मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थक गए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि कैंप में खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाती है, क्या क्या किया जाता है। ऊपर रुकने के लिए, पहाड़ पर रुकने के लिए टेंट को बांधा जाता है। टेंट के चारों ओर नालियाँ खोदी जाती हैं, जिससे हवा टेंट में प्रवेश ना कर सके और हम सुरक्षित रह सकें, सुरक्षित हमारी रात बीत जाए। तो बर्फ़ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ़। वाह, देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सभी को सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ़ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गईं। हम छड़ी के सहारे पैर जमा कर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया, बर्फ़ के गोलों से भी खेले। कैंप का आखिरी दिन। कैंप फायर, आग जलाने की तैयारियां चल रही थीं। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाने हो रहे थे। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे। उन्होंने मुझे बुलाया। सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था। मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। बच्चों, इस पैराग्राफ का प्रश्न है, पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई होंगी? पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नालियाँ इसलिए खोदी जाती हैं कि टेंट हवा में ना उड़े, हवा टेंट के अंदर प्रवेश ना करे और हम सुरक्षित रहें। पर्वतारोहण की तरह कौन कौन से काम एडवेंचर है? पर्वतारोहण की तरह चढ़ी हुई नदियों में, पानी से भरी हुई नदियों में तैरना आदि काम साहसिक कार्य है, एडवेंचर कहा जाता है। साहसिक कार्यों को ही एडवेंचर कहा जाता है। कल्पना करो, लिखो। तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहाँ कैसा लगा? हमें पहाड़ पर रहकर वहाँ बहुत अच्छा लगता है। जंगल रहते हैं, बहुत पेड़ पौधे रहते हैं। क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या करने को मन कर रहा है? खेल में पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ खेल में 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस नहीं उतर पाई। वहाँ केवल धूप, अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं।
और बितानी थी पूरी रात। हाँ, वह गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना है। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगीं। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को जब टीम लगभग 7,300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़-धड़ की आवाज़ के साथ हुआ एक ज़ोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज़ उनसे ज़ोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ़ की चादर में लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आईं। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ़ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ़ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे ऊपर की ओर बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। उनके साथ उनकी टीम की एक साथी थी। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़े और रस्से से अपने आप को हुक से बांधा। इस प्रकार वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम रही थी। उन्होंने वहां पर तिरंगा गाड़ा और माथा टेका। कई फ़ोटो खींचे। करीब 43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बनी जिसने चोटी पर तिरंगा फहराया। सबसे पहले तिरंगा किस महिला ने फहराया था, कब फहराया था? बछेंद्री पाल ने सन 1984 में एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया था। ऊंची चोटियों पर बर्फ़ के कारण बर्फ़ के तूफान आते हैं। बहुत मुश्किल से वहाँ पर चढ़ाई कर सकते हैं हम। बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा? क्योंकि पहली बार उसने चोटी पर कदम रखा था, इसलिए उसने तिरंगा फहराया। बच्चों, अब इस पाठ के हम कुछ प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर कौन थे? एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। पिट्ठू बैग, खाने का सामान, गुड़, चना, टार्च, तौलिया, साबुन, सीटी, टार्च, पानी की बोतल, डायरी आदि। प्रश्न नंबर 3, ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? ग्रुप लीडर की निम्न जिम्मेदारियां होती हैं। ग्रुप के साथ चल रहे लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पहाड़ों पर रुकने के लिए जगह ढूंढना, किसी के बीमार पड़ने पर उसे प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना आदि कई जिम्मेदारियां होती हैं। रैपलिंग किसे कहते हैं? पहाड़ों पर चढ़ना और वहां से वापस उतरने को रैपलिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, बछेंद्री पाल कौन थी? बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी? बछेंद्री पाल नाकुड़ी गांव की रहने वाली थी। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर कब विजय प्राप्त की थी? बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर सन 1984 में विजय प्राप्त की थी। पहाड़ पर टेंट के तरफ नालियाँ क्यों खोदी जाती हैं? पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नालियाँ क्यों खोदी जाती हैं? पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नालियाँ इसलिए खोदी जाती हैं कि टेंट पर हवा का दबाव ना पड़े। धन्यवाद बच्चों।